तो इसमें सबसे पहले ये महत्वपूर्ण बात है, जितनी बातें महत्वपूर्ण हैं उनको हम लोग अभी बात करेंगे। तो सूतिकागार यानी सूतिकागार का निर्माण, ये पेन चल क्यों नहीं रही है? तो सूतिकागार का निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ मैटरनरी वार्ड, ये कब कराया जाता है? तो आंसर रहता है इसका 9वें महीने के पहले। यानी अगर 9वां महीना स्टार्ट हो गया है तब तो सूतिका को उसके अंदर प्रवेश कराना है। यानी सूतिका को नहीं, गर्भिणी को प्रवेश कराना है। गर्भिणी के प्रवेश कब कराना है? 9वें महीने में कराना है। नक्षत्रों को देखकर ही कराना है, लेकिन 9 महीने के पहले आपका सूतिकागार पूरी तरह से डेवलप हो जाना चाहिए। और सब इसमें दूसरी बात यह है कि इसका द्वार किधर होना चाहिए? पूरब या उत्तर दिशा की ओर इसका द्वार होना चाहिए। तीसरी ये बात नोट कर लीजिए कि इसमें लकड़ियों का प्रयोग भी करवाया जाएगा। तो वो किस प्रकार की लकड़ियों का प्रयोग करवाया जाएगा? तो इसमें महत्वपूर्ण है बिल्व, काष्ठ, तिंदुक, भल्लातक। ये सारी औषधियों का यहाँ पर औषधियों का नहीं, पेड़ों का वहां पर पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा उसको कंस्ट्रक्शन के लिए। अब यहाँ पर एक सुश्रुत संहिता की बात, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी जी। तो सुश्रुत संहिता की यदि बात करूं तो वहां पर अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग पेड़ से कंस्ट्रक्शन के लिए बताया गया है। यानी कौन सा पेड़ यूज करोगे ये बेस्ड करता है कि आप किसका मतलब करवाने वाले हो। जैसे ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य, शूद्र, उसके अकॉर्डिंग पेड़, जिस पेड़ का प्रयोग करोगे वो बदल जाएगा। तो उसके लिए ट्रिक है बेनेटेन भाई, लिख लीजिएगा अपने कॉपी पर। लिंक में शेयर कर दूं। कुछ कुछ पीएचडी के भी बच्चे इसमें हैं, तो उनको भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। तो इसमें जो है आपको ये पढ़ाया जा रहा है सूतिकागार प्रसव विधि, सूतिकोपचार। तो सबसे पहले आपको सूतिकागार निर्माण की कुछ विधियां हैं। 9 महीने से पहले बनवाना है। पूरब और उत्तर दिशा में मुख होना चाहिए, गेट उसका पूरब मुख होना चाहिए। और बिल्व, काष्ठ, तिंदुक, भल्लातक इन औषधियों से बनना चाहिए, खदीर का। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने वर्ण व्यवस्था के आधार पर इसको बताने का जो है प्रयास किया हुआ है। तो इसमें क्या बताया है? बेनेटेन भाई, बी यानी सबसे पहला कौन सा वर्ण होता है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों के लिए बिल्व लकड़ी से बनना चाहिए। फिर उसके बाद क्षत्रियों के लिए नेग्रोध, और तिंदुक जो है किसके लिए? वैश्य के लिए। और लास्ट में जो बचा भाई, ये जो गेम खेलते हैं ना बच्चे, बेनेटेन भाई, बेनेटेन बॉय, ऐसा कोई गेम है बेंटेन, उसी से एक ट्रिक बनाई गई है। ये जो भाई है ये भल्लातक, सूत्रों में भल्लातक, ये सुश्रुत का है, चरक का नहीं है। चरक ने तो बस पौधों का नाम दे दिया, बाकी कोई कोई चीज बताई नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं। बाकी इसके अंदर वर्ज्य स्थान यानी पखाना वगैरह भी उसी में स्थित होना चाहिए, ताकि स्त्री को बाहर नहीं जाना पड़े कहीं पर भी। मतलब सारी व्यवस्थाएं उसी के अंदर होनी चाहिए। सूतिका गृह में सारी व्यवस्था होनी चाहिए, भोजनालय, स्नानगार, सारी चीजें होनी चाहिए वहां पर। ये मैटरनिटी, अब ये यहाँ पर बताया जा रहा है विमर्श में कि मैटरनिटी होम और वार्ड का जो हमारे सबसे पहला चरक में मिलता है, और पीडियाट्रिक वार्ड का भी चरक में ही सबसे पहले मिलता है। तो दोनों ही वार्ड आचार्य चरक की देन है। सबसे पहले किस आचार्य ने बताया है? तो पीडियाट्रिक वार्ड हो या फिर मैटरनिटी वार्ड हो, दोनों ही जो है आचार्य चरक में ट्रेस कर सकते हैं। और ट्रेसिंग कहाँ पर कर सकते हैं? चरक शारीर अध्याय 8वें में। आगे बात करते हैं हम लोग सूतिका गृह में प्रवेश के पूर्व संग्रहणीय वस्तु। तो इसमें सजो सामान की बात की जा रही है
कि कौन कौन से साजो सामान आप एकत्रित कर लेंगे। तो सूतिका गृह में प्रवेश करने से पहले वहां पर सभी सभी प्रकार की औषधियां, सभी प्रकार के फैट्स यानी सर्पिस तेल, वसा मज्जा, ये सारी चीजें, मधु सेंधु, यानी सभी प्रकार की औषधियां आपको इकट्ठी कर लेनी है कि भी कौन सा रोग कब हो जाए और ये कहा नहीं जा सकता। तो इसमें सबसे पहले तो सभी औषधियां इकट्ठी करनी है। उसके बाद है दो चो बिल्व आम्यो पर्यंग। ये जो पलंग है वो वो किसकी बनी होनी चाहिए? बिल्व की। यानी 9 महीने जब स्टार्ट हो रहा है तो उसको पलंग की व्यवस्था तो कराओगे ही, लेकिन देखना डिलीवरी जो है जमीन पर ही कराई जाती है। आचार्य चरक में बताया जमीन पर, लेकिन पलंग सोने के लिए, क्योंकि 9 महीने में कभी भी डिलीवरी हो सकती है, लेकिन सोने की व्यवस्था पलंग पर ही होती है, तो बिल्व की पलंग होनी चाहिए, ये याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि और भी स्त्रियां होनी चाहिए प्रजाता, जो कि सौहार्द युक्त हो, जो हंसी मजाक में थोड़ा दिलचस्पी लेती हो, मनोनुकूल हो, स्त्री से रिलेटेड हो, तो उनके साथ उनकी व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया वार्ड। अब प्रसूति गृह में प्रवेश, एडमिशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन, तो ये कब होता है? 9वें महीने के स्टार्टिंग में। लेकिन पुण्य प्रशस्त नक्षत्र, ये सारी नक्षत्र वगैरह आपको दिखाने पड़ेंगे। इसमें कोई विशेष बात नहीं पूछी जाती कि कौन सा नक्षत्र। 9वें महीने की स्टार्टिंग से ही आपको प्रसूतागार में इसको रख देना है। गो ब्राह्मण अग्नि उदका नाम च आदो प्रवेश, तो इनको सबसे पहले प्रवेश कराएं। और यानी गो ब्राह्मण अग्नि उदक, इनका एक स्वरूप अंदर ले आ दें। अब ऐसा तो है नहीं कि गाय को उसमें ला देंगे, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा गोबर का प्रयोग आप कर सकते हैं, गौ के रूप में गोबर का थोड़ा अंदर प्रयोग कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है नांदी मुखानी फल, नांदी मुख फल को हाथ में ग्रहण करके उसको अंदर आना है। कौन से महीने में? 9वें महीने के बाद। तो ये नांदी मुख फल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रसव के पूर्वकालिक लक्षण। तो दीज आर साइंस ऑफ इम्पेंडिंग लेबर, यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो आचार्य सुश्रुत ने लेबरों के फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये सब सारी चीजें विस्तृत तौर पे बताई है, लेकिन यहाँ पर उतना विस्तार नहीं है। पहले स्टेज में यहाँ पर बताया जा रहा है कि साइंस ऑफ इम्पेंडिंग लेबर, लेबर में आने वाला है, तो उसकी क्या क्या लक्षण है। क्लमोगात्रणाम ग्लानिर आयासः अक्षणो शैथिल्य, विमुक्त बंधन। ये विमुक्त बंधन क्या है? यानी वक्ष स्थान का ढीला होना, प्रतीत होना, मतलब एक टाइट अवस्था में और एक ढीला अवस्था में हो जाना। तो ये जो है ढीले अवस्था में, यानी बंधन का छूट जाना, विमुक्त बंधन। कुक्षेर वस्त्र संसम, तो ये जो है कुक्षी में ढीलापन का अनुभव होना। अधो गुरुत्वम, नीचे की ओर जो है गुरुता का नाम। वंक्षण बस्ती कटी कुक्षी पार्श्व पृष्ठ निस्तोद, तो इसमें तोद की पीड़ा होगी, वंक्षण बस्ती। तो ये सारे अगर लक्षण आपको देखने लगे, प्रसेक प्रसेकश्च गर्भोदकत। अब आपसे पूछ रहा हूँ गर्भोदकस से क्या चीज होती है? एमनियोटिक फ्लूइड। वेरी गुड, एमनियोटिक फ्लूइड का बाहर आ जाना। ये तो बहुत क्लियर कट साइन है कि यहाँ पर डिलीवरी होने वाली है। तो ये सारी चीजें अगर आपकी ड्यूटी लगी हुई है, अगर ये पेशेंट में देखें, तो आप समझ जाइए कि इसको अब जो है प्रसव पीड़ा होने लगी है, और उसका जो है आपको करवाना पड़ेगा प्रसव की स्थिति। यानी यहाँ पर देखो आवि प्रादुर्भाव जिक्र मिलेगा, आवि प्रादुर्भाव यानी लेबर पेन। लेबर पेन को आयुर्वेद में आवि प्रादुर्भाव बोला जाता है।
अब सेकंड स्टेज की यदि बात करें कि सेकंड स्टेज में क्या होती है, तो आवी की उत्पत्ति हो जाने पर अब आवी यानी लेबर पेन की स्थिति। देखिए जब भी आयुर्वेद में बताया गया है और मॉडर्न में भी यही सिद्धांत है कि जब आवी उत्पत्ति हो यानी लेबर पेन हो, तभी आपको पुश भी करना है। इंटरनल पुशिंग मस्ट बी ऑन द राइट टाइम, मतलब आवी प्रादुर्भाव भी है तभी आप पुश भी कीजिए। अगर अभी प्रादुर्भाव नहीं है और पुश कर रहे हो तो इससे नुकसान हो जाएगा, बच्चे को भी हो सकता है, माँ को भी हो सकता है। और अगर प्रादुर्भाव है, अभी प्रादुर्भाव है और पुश नहीं कर रहे हो तो भी नुकसान हो जाएगा। तो राइट टाइम क्या है, जब आगे प्रादुर्भाव हो तभी पुश करना स्टार्ट कीजिए। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि देखिए आवी उत्पन्न होने तो भूमि पर एक गद्दा बिछा दें और स्त्री को बैठा दें और उसमें जो है अ, और भी कई स्त्रियों को बुला लें जो कि इस कार्य में निपुण हो, कुशल हो या फिर हृदय से प्रिय हो, हृदय के लिए प्रिय हो। ये दो क्वालिटी है, क्वालिटी मस्ट बी टू। एक तो वो एक औरतें होती हैं जो कुशल होती हैं इस कार्य के लिए, और कुछ औरतें होती हैं जो सांत्वना देने वाली होती हैं। दोनों क्वालिटी एक में ही हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनों की ही जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं अनागत प्रसव में दर्द, मतलब मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन इनर्शिया, मतलब बेबी फ्लो हो ही नहीं रहा है। अब बेबी अगर आ नहीं रहा है, बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। तो इनर्शिया रुकावट को कहते हैं। तो अनागत प्रसव में कर्तव्य, कुछ महिलाएं ऐसा मानती हैं कि अगर नहीं हो रहा है तो उल्लू खल यानी कुछ जो आटा पीसने वाली मशीन पहले हुआ करती थी, जो गेहूं से आटे बनाने का कार्य औरतें किया करती थी, उसको घुमाइए, उखल में कुछ पीसिए, धान कूटो, ये सब कूटो, मतलब ये सारी क्रियाएं करो ताकि आपका बेबी बाहर आ जाए। तो ऐसा नहीं, भगवान पुनर्वसु आत्रेय कहते हैं बिल्कुल ऐसा करना उचित नहीं। ये थोड़ा पेज थोड़ा पिक लेने में दिक्कत हो गई है। तो भगवान आत्रेय कहते हैं कि इस प्रकार के कार्य को सर्वदा त्याग देना चाहिए, कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि कठोर व्यायाम तो सर्वदा मना किए गए हैं। गर्भणी को, तो गर्भणी को मना किए गए हैं क्या चीज, कठिन व्यायाम मना किए गए हैं, कठोर व्यायाम मना किए, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ चीजों को अलाउ किया, जैसे जम्हाई लेना, थोड़ा बहुत चलना फिरना, अ, जो है थोड़ा बहुत ही चलना फिरना ही अलाउ किया गया, बाकी कोई अलाउ नहीं है। इसमें जो है कूट, इलायची, चित्रकमूल, इरिटेंट्स, इन इरिटेंट्स को वो भी सुंघाना है, योनि प्रदेश में नहीं रखना है। लेकिन अंतर बात आएगी, क्योंकि योनि प्रदेश में इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि अभी वहां पर योनि प्रदेश में बच्चा भी है, तो उसको भी दिक्कत हो सकती है इन इरिटेंट्स का। तो अभी क्या करेंगे, सुंघाने के लिए देंगे। जब स्त्री का गर्भ बाहर आ जाएगा लेकिन प्लेसेंटा अंदर रहेगा, तो इन्हीं सब चीजों को उसके योनि प्रदेश में रख देंगे, जिससे इरिटेशन होगी। और इरिटेशन जो है इज द कॉजिंग फैक्टर ऑफ रिमूवल ऑफ एनी एनी पार्टिकल, एनी मटेरियल्स फ्रॉम यूट्रस। तो ये दोनों अंतर समझने वाली बात है कि इरिटेंट का यूज पहले सुंघाने का यूज में लेंगे, बच्चा निकल जाएगा। प्लेसेंटा के लिए उसको योनि प्रदेश में रखेंगे आगे। तो ये देखिए, इसी बीच में कटी पार्श्व पृष्ठ में गर्म तेल लगाकर मर्दन करें। तो मर्दन वगैरह भी अलाउ किया है भगवान आत्रेय ने। अब बात आ रही है डिलीवरी के लिए एक मंत्र बताया गया यहाँ पर, और ये मंत्र आपसे पूछा जा सकता है, फॉर विच रेफरेंस दिस मंत्र इज यूज्ड फॉर। तो क्षितिज जल वियो तेजो वायु विष्णु प्रजापति, इसे ये समझ में आ ही रहा है कि कोई जो है जमीन पर कदम रखने वाला है। क्षितिज जल जो है वो मतलब आने वाला है, जमीन पर पैर रखने वाला है, पृथ्वी
पर पैर रखने वाला है तो कब पैर रखेगा? जब वो पैदा हो रहा है तभी तो, जन्म ले रहा है तभी तो होगा। तो इस लोग का रेफरेंस पूछा जाता है, ओनली रेफरेंस, पॉइंट ऑफ व्यू किस के लिए कहा गया है। अब बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन टू प्रेग्नेंट वुमेन। तो वही मैंने जो भी बताया था, आवी प्रसव वेदना होने पर ही जो है लगावे, क्या लगा, प्रेशर फोर्स तभी लगाएं जब आवी प्रादुर्भाव हो जाए। ये आपको प्रेग्नेंट लेडी को पहले से बताकर रखना होगा, वरना वो लगातार लगाएगी और उसके बच्चे को दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि जब बेबी होने लगे और माता पूरी तरह से थक जाए, क्योंकि ये प्रोसीजर बहुत टाइम टेकिंग है, ह्यूज टाइम टेकिंग प्रोसीजर। कभी कभी पहली डिलीवरी में 12-12 घंटे लग जाते हैं। उसमें थकावट की स्थिति जब औरतों में आ जाती है तो उन्हें क्या करना चाहिए, ये एक श्लोक लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रजाता प्रजाता धन्यम धन्यम पुत्र। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि और औरतों को बताएं, और मतलब उस महिला को बताएं कि अब तो पुत्र आ गया, आ गया है, आ गया है। इस तरह से की बात उसको आश्वासन दें। जैसे आप पहाड़ पर चढ़ते हो तो आपको अगर कोई प्रोत्साहन कर रहा है कि हाँ हाँ अब हो गया है, पहाड़ पर चढ़ रहे हो तो आपको कोई प्रोत्साहित किया जा रहा है, बस बस थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, तो आप जो है पूरी तरह से आप कवर कर लेते हो। ऐसे ही रनिंग में भी है, बहुत लंबी रनिंग करनी है तो आप जो है, अगर कोई प्रोत्साहित कर रहा है तो आप कर ले जाओगे, वरना जो है आप बीच में भी रुक जाएगा और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। मानसिक लेवल पर सपोर्ट माताओं को चाहिए होता है इन द पीरियड ऑफ डिलीवरी। आगे बात कर रहे हैं हम लोग तृतीय अवस्था स्टेज, यानी प्लेसेंटल रिमूवल के लिए। प्लेसेंटल रिमूवल के लिए आपको क्या करना है, भोजपत्र, ये सर्पी, ये सारी चीजों का योनि में धूपन करना है। या धूपन, ये जो है यहाँ पर देख लीजिए, भोजपत्र, कांच, कांच भी लगा सकते हो। जब बच्चा रहेगा तब कांच नहीं लगाते, जब प्लेसेंटा को निकालना रहता है ना तब कांच वगैरह, सांप की केचुली लगाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भोजपत्र, कांच, ये कब लगाए जाते हैं? तो प्लेसेंटल रिमूवल के लिए लगाए जाते हैं। तो ये जो है आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर इरिटेंट्स को ही यूज में लिया जा रहा है फॉर रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा इन द थर्ड स्टेज। अपरा बोला जाता है प्लेसेंटा को आयुर्वेद में। अपरा का रिमूवल बहुत जरूरी होता है। अगर ये रिमूव ना हो, रुक जाए, तो एक डिजीज हो सकती है, एक डिजीज हो सकती है जिसका क्या नाम है आप लोग बताइए। प्लेसेंटा पूरी तरह से बाहर नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? जी यस हाँ सर। हाँ, तो प्लेसेंटा अगर बाहर नहीं आया या फिर कुछ हिस्सा उसका अंदर ही रह गया तो उसको हो सकती है प्रसवोत्तर रक्तस्राव, यानी पोस्टपार्टम हेमरेज, पीपीएच। पीपीएच उसको हो सकती है, और उसके होने से उसका बहुत सारा ब्लड बहुत दिनों तक निकलता रह सकता है, अगर अपरा जो है उसमें रह जाती है, या फिर उसको जबरदस्ती बाहर निकालने की जो क्रियाएं की जाती हैं तो कुछ अंश उसका बचा रह जाता है और उसी से ब्लड निकलता रहता है और महिलाएं पूरी तरह से कमजोर हो जाती हैं। लेकिन अगर अपरा जो है योनि प्रदेश में आ गई, अपने से ही आ गई, तो उसको हाथ से खींचकर बाहर निकाला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस देखना है कि पूरी की पूरी अपरा बाहर आ जाए। तो अब अपरा वाला यहाँ पर सिस्टम समझ गए होंगे आप लोग। अगर मान लीजिए ये प्रोसीजर करने के बाद सांप कांच ये सब लगाने के बाद भी वो नहीं आ रही है बाहर, तो अस्थापन वस्ती का प्रयोग भी बताया गया है आचार्य चरक के द्वारा। तो अस्थापन वस्ती के द्वारा क्या किया जाता है, शोधन कार्य किया जाता है। ये कौन वाली बस्ती है, ये वात वाली बस्ती है। तो शोधन करोगे तो मल मूत्र
का वेग भी चल हटेगा और वो बाहर आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन जरूरी नहीं कि इससे आ ही जाए, आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सद्य प्रसूत बालक की परिचर्या, केयर ऑफ चाइल्ड जस्ट आफ्टर डिलीवरी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, कुछ बच्चे को बच्चे को कुछ चीजें तुरंत करवाई जाती हैं। तो खल्व पाराया प्रपतनार्थी, यानी ये जो अपरा थी उसको निकालने के बाद ही ये कार्य करने चाहिए। जात मंत्रस्य कुमारस्य कार्या अन्यतेन कर्माणि भवन्ति। तो इसको क्या करना है आप लोगों को, सबसे इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए कि रसन इंद्रिय की परीक्षा को छोड़कर इंद्रियों सारी इंद्रियों का परीक्षण करवाया जा रहा है। जैसे अस्मो संगठनो कर्णयो मूलो, यानी कर्ण मूल पर अस्म का संघाटन कर रहे हैं। इससे उसको क्या पता चलेगा, उसके कान अच्छे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। शीत शीत उदक अगर उसके ऊपर छिड़का जाए तो आप लोगों को ये पता लग सकता है कि वो को उसके अंदर सेंसेशंस हैं कि नहीं है। और मुख को भी सिंचन करना है। कृष्ण कपालिका सुरपेण, ये सारी चीजें करनी है। इससे क्या होगा, उसके अंदर प्राण प्रत्यागमन की क्रिया भी संपन्न होगी। तो प्राण प्रत्यागमन करवाना चाहिए सबसे पहले बच्चे में। और उसके बाद स्नान उदक ग्रहण अभ्यंग उपादेय। तो ये सारी चीजें बच्चे में, सबसे श्वास प्रश्वास की क्रियाएं, जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसको नाभि नाल कर्तन से पहले आपको उसके श्वास प्रश्वास के लिए कार्य करने पड़ते हैं। उसमें क्या करना है, तो उसका मुख का श्वास प्रश्वास का जो भी द्वार है, मुख नेत्र नाक, ये इसको सफाई करनी है। और उतनी अच्छे तरीके से सफाई नहीं करनी, ओनली रिमूव कर देना है। थोड़ा बहुत अगर कोई मल वगैरह फंसा हो उसको बाहर निकाल दीजिए, जिससे उसकी श्वास प्रश्वास की क्रियाएं होने लगे। तो इसको बोलते हैं प्राण प्रत्यागमन की क्रिया करानी पड़ेगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है, अब पहले की जो सफाई थी वो एक ग्रॉस ग्रॉस सफाई थी। मतलब सिर्फ और सिर्फ श्वास नली को खोलने की प्रक्रिया थी। उसमें कोई बहुत अच्छी तरीके से सफाई नहीं की गई। लेकिन अब जो है सफाई अच्छे तरीके से होगी। तो डॉक्टर का नख जो है कटा हुआ होना चाहिए, उसके ऊपर रुई लगाना है। रुई लगाकर तालु ओष्ठ कंठ जिह्वा इन सबको अंदर से साफ करना है पूरी तरीके से। और फिर जो है वमन भी कराना है, नमक और घी चटाकर। तो जो है कि आचार्य आचार्य चरक के अनुसार वमन वमन जो है किससे कराना चाहिए, ये पूछा जाता है। बच्चों में वमन किस चीज से करवाना चाहिए, तो नमक और घी, यानी लवण और घी, सैंधव सर्पी सैंधव सर्पी से कराना है आप लोगों को वमन, जो कि तुरंत जो बच्चा भी जन्म लिया है उसका कराना है। यहाँ पर बताया जा भी रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाल छेदन। तो अब जब उसके अंदर सारी प्रक्रियाएं होने लगे, तो यहाँ पर देखिए बेसिक डिफरेंस है कि नाल छेदन उसकी सांस चलने के बाद की जाती है। आप लोग बता सकते हैं ऐसा क्यों है, नाल छेदन पहले क्यों नहीं करते? हेलो। सर क्योंकि इन द फीटस मतलब इन द वूम्ब जो बच्चा है वो सांस थ्रू प्लेसेंटा ही लेता है।
तो उस टाइम उसका सर्कुलेशन वो प्लेसेंटल ब्लड जो रहता है उसके थ्रू ही ऑक्सीजनेशन होती है और जब वो बाहर आके जब उसका पल्मोनरी जो रिवाइवल होता है मतलब कि जब वो काम करना प्रारंभ कर देता है तो उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं रह जाता इसलिए उसको कट कर देते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, क्योंकि अगर पहले काट दोगे तो वो सांस जो माता के थ्रू ले रहा था वो भी नहीं ले पाएगा। पहले प्राण प्रत्यागमन की क्रिया कराई जाएगी, सांस लेने वाले पल्मोनरी रिवाइवल जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब है, पहले वो करवा लो और उसके बाद ही उसको नाभिनाल कर्तन किया जाता है। तो आचार्य चरक के अनुसार पूछा जाता है कितने अंगुल नाभिनाल कर्तन किया जाता है, तो 8 अंगुल। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कितने अंगुल? 8 अंगुल। आचार्य वाग्भट के अनुसार 4 अंगुल, लिखते चले जाइएगा। और मॉडर्न के अकॉर्डिंग 2 अंगुल लगभग, इंचेस में बताया जाता है लेकिन लगभग 2 अंगुल मान लीजिए, 2 अंगुल पर मॉडर्न में कराया जा रहा है। तो चरक, सुश्रुत, वाग्भट और मॉडर्न कितने दूरी पर नाड़ी छेदन किया जाता है, और उसमें जो है अर्ध अर्धधार वाली चाकू होनी चाहिए, अर्धधार वाले चाकू। और जब बच्चा, और आचार्य चरक की ये विशेष बात है कि उन्होंने नाभिनाल कर्तन के उपरांत जो जो एम्बेलिकल कॉर्ड है उसको गर्दन में बांधने यानी कंठ में बांधने की बात कर रहे हैं वो। तो ये सबसे पहला जिक्र यहाँ पर मिलता है नाभिनाल कर्तन में। सबसे पहले एंशियंट, सबसे पहले मतलब एंशियंट टेक्नोलॉजी में चरक सबसे एंशियंट है, सुश्रुत थोड़े मॉडर्न है। तो उन्होंने उसको गले में क्यों बांधा, आप लोग बता सकते हैं तो बताइए। आचार्य चरक अगर को वो प्रदूषित होना नहीं चाहिए, किस चीज से अच्छा दूषित से नहीं होना चाहिए? वो जीवाणु वगैरह से, मूत्र मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मल मूत्र से। मलमूत्र से भी है। हाँ, क्योंकि वो नीचे जो रहेगा तो मल मूत्रों से दूषित हो सकता है, और गर्दन पे रहेगा तो वो दूषित नहीं होगा। और मान लो दूषित हो ही गया, और तो जो है अभी इसमें बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये बता दे रहा हूँ कि लोध्र, मुलेठी, प्रियंगु, देवदारू, हल्दी, इनका इनका जो है कल्प से सिद्ध जो तेल है उसका अभियंग करोगे उसी पर, और अवचूर्णन भी करोगे। चूर्ण को अवचूर्णन, और इससे होता क्या है कि वहां पर क्या है, मुलेठी, प्रियंगु, देवदार, इन सब से वहां का इन्फ्लेमेशन वहां पे होता है। देखो हल्दी का प्रयोग एंटी, किसी की देखिए आवाज आ रही है, तो हल्दी का प्रयोग एंटी इन्फ्लेमेटरी है। मुलेठी, मुलेठी तो बहुत अच्छा ग्रोथ कराने वाली होती है, सेल्स को ग्रोथ कराने के लिए। तो इन सब चीज़ों से वहाँ का ब्लड ब्लड वहाँ पर जो भी चोट लगी है वो भरने लगेगी, जो भी कर्तन हुआ है यहाँ से, और खून की जो नलियाँ हैं वो बंद होने लगेंगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 8 उंगली वैसे बात कर चुके हैं, मॉडर्न में 2 अंगुल तक बात की जाती है। व्हाट आर द डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर सेक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड्स? तो इसमें 4 बीमारियों का जिक्र मिल रहा है, उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका, विजृंभिका। एंड अकॉर्डिंग टू वाग्भट ओनली विनामिका एंड विजृंभिका, यानी अकॉर्डिंग टू चरक पी यू वी स्क्वायर, आवाज आ रही है, आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए। पी यू वी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, एंड वी स्क्वायर बाई वाग्भट, यानी वाग्भट के 2 ही दोष हैं, उनका नाम क्या है, विनामिका, विजृंभिका। और आचार्य चरक के पी यू वी स्क्वायर यानी पिंडलिका, उत्तुंडिका, विनामिका, विजृंभिका, टोटल 4 हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। आगे देखिए, आगे जो है जात कर्म अर्थात घुट्टी पिलाने की बात यहाँ पर रखी जा रही। घुट्टी क्या है कि सबसे पहले उस बालक को क्या पिलाया जाए, इस प्रश्न का जवाब आचार्यों ने दिया है। तो सबसे पहले मधु और घृत को चटाने के लिए दिया जाता है। तो ये बताइए आप लोग, मधु और घृत तो विष के समान होता है, तो इसको क्यों दे रहे हैं बच्चों को?
असमान मात्रा में। अनइक्वल क्वांटिटी में दे सकते हैं। वेरी गुड, अनइक्वल क्वांटिटी में दे सकते हैं। जैसे मान लो एक ग्राम है और दूसरा 5 ग्राम है या 2 ग्राम है 3 ग्राम है, थोड़ा सा अनइक्वल कर लो, उसको दे सकते हो। इससे होता क्या है कि बच्चे के अंदर ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, यहाँ पर लिखा हुआ ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स की जो प्राप्ति है वो स्टार्टिंग से ही होने लगती है। बच्चा इन सब चीज़ों के लिए साथ में होने लगता है। और उसके बाद दुग्ध पिएगा तो उस दुग्ध में भी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज वगैरह होता है। कौन सा होता है दूध में? लैक्टोज। हाँ, लैक्टोज होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स भी होते हैं दुग्ध में, तो उनके लिए वो साथ में हो जाता है। घृत और मधु दिया जा रहा है। घृत जो है हमें जीवन से ही साथ में, हमें बचपन से ही साथ में होने के कारण सबसे पहले दूध के पहले घृत और मधु दिया गया है। ये घुट्टी के प्रयोग बताए जा रहे हैं। अब बात आ रही है कि आचार्य चरक ने कितने दिन पर स्तनपान स्टार्ट कराने के लिए बोला है, आचार्य सुश्रुत ने कितने में बोला है। तो आचार्य, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, ये जो दूध पिलाने की प्रक्रिया है बच्चे को, वो पहले दिन से ही प्रारंभ की जाती है। यानी घुट्टी पिला दो, उसके बाद दूध पिलाना स्टार्ट करो। बट अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, ये अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, ये जो चौथे दिन से स्टार्ट की जाती है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन ज्यादा जो है सही है? जब आप यूपीएससी मेडिकल ऑफिसर के इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपको आंसर जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देना होगा कि फर्स्ट डे ठीक है कि चौथा डे ठीक है। और इसका चौथा दिन सर इसके लिए ठीक है कि क्योंकि उसको साथ में भी होना चाहिए ना, तो चौथे दिन तक साथ में हो जाएगा तो फिर उसके बाद चालू करा सकते हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है मतलब। हाँ, ये भी एक आंसर हो सकता है कि कुछ दिन बच्चे को मधु और घृत दोनों साथ में हो जाए, लेकिन चौथे दिन तक फिर क्या पिलाओगे बच्चे को? क्या पिलाओगे? यही मधु घृत पे रखोगे? हाँ जी, मधु घृत का ही साथ में कराएंगे फिर, क्योंकि ऐसा है उसके शरीर को आदत हो जाएगी ना, फिर उसके बाद ही उसको फिर दूध से चालू करेंगे ऐसा। ओके, ठीक है, फिर आपका जो है सुश्रुत आंसर होगा, मान के चलते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक का ही लगता है। ये देखिए, एक पर्सपेक्टिव होता है, अलग अलग लोगों का सब्जेक्टिव आंसर हो सकता है। कोई डॉक्टर अलग अलग तरीके से, सारे सारे डॉक्टर इलाज कराते हैं, लेकिन मैं तो उसको चरक वाला ही दूंगा। पहले दिन से दूध बोलूंगा कि इसको पीने के लिए, क्योंकि दूध के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है उसको पिलाने के लिए, तो पहले दिन से ही शुरुआत करवाऊंगा मैं। दक्षिण दक्षिण स्तन से दूध पिलाना है। ये जो है दक्षिण स्तन से दूध पिलाने की जो बात की जा रही है, या करवाना है बच्चे को, यानी राइट वाले से पिलाना है दूध। अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग रक्षा विधान, बालक का रक्षा विधान। तो जब बालक घर पे आ जाए, यानी जब बेबी डिलीवर हो गया तो उसको जो है, अभी घर पे नहीं आया है, अभी 10 दिन तक उसको रखना है वार्ड में। और वार्ड में 10 डेज में उसका क्या करना है, उसका जो है 10 दिन तक प्रोटेक्शन ऑफ न्यू बॉर्न एंड मैटरनिटी वार्ड। तो होता यूँ है कि मैटरनिटी वार्ड में न्यू बॉर्न उस समय बहुत अधिक मात्रा में वायरस, बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं, और माँ की भी जो है इम्यूनिटी लो रहती है, बेबी की भी इम्यूनिटी लो रहती है। तो 10 दिन तक आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी है, साफ सफाई का बहुत अधिक मात्रा में ध्यान रखना है। जैसे धूमपान, वचाकूट, ये सब आप लोग जानते होंगे, देखे होंगे। तो धुएं कराए जाते हैं, धूम्र, पीली सरसों, इससे क्या होता है, भूत प्रेत दूर हो जाते हैं। तो भूत प्रेत, यहाँ पर घोस्ट वाला भूत प्रेत नहीं है, यहाँ पर बैक्टीरिया वायरस से रिलेटेड है। तो आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है, ये मेजर यहाँ पर बात की जा रही है। 10 दिन तक आपको यहाँ पर काम करना है। और उसमें जो है ये पौधों का भी नाम याद कर लीजिए, खदिर, आदानी, खदिर, करकंदू,
पीलू, परूषक, तो इनका जो है प्रयोग इसमें देना है धूमपान में। आगे देखिए मैनेजमेंट ऑफ परप्यूरियम यानी सूती का स्वस्थ वृत्त। पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक सूती का स्वस्थ वृत्त कितने दिन का रहता है? तो 5 से 7 दिन का सूती का स्वस्थ वृत्त रहता है, कभी भूलिएगा मत। दूसरी बात पूछी जाती है सूती का काल कितना होता है, तो ये सुश्रुत में ही लिखा हुआ है सूती का काल 45 दिन होती है, अन्य में भी हो सकता है। तो सूती का काल जो है 45 दिन मानी जाती है। इसमें प्रोटेक्शन किया जाता है माँ का, बच्चे का, दोनों का। तो इसमें करना क्या है, तो मैंने पिछले ही क्लास में आपको बताया था कि फुल डिलीवरी अगर हो गई है तो उसमें घृत का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में करना चाहिए। यवागु का घृत के साथ प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में बताया गया है। सबसे पहले लेकिन पिपली, पिपरामूल, चव्य चित्रक और सोंठ, पिपली, पिपलीमूल, चव्य चित्रक और सोंठ मिलाकर जो है इसको कराना है। सबसे पहले कोई भी घृत, तेल, वसा, मज्जा, और उसके बाद उसके पेट को जो है पेट को रस्सी से नहीं कपड़े से बांध देना है उदर में वायु, ताकि ना प्रविष्ट हो, क्योंकि बच्चा डिलीवर हुआ है तो देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर क्रिएटेड इनसाइड द मदर वूम्ब। तो मदर वूम्ब में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ है जिससे कोई भी जो है एयर यहाँ पर यानी वायु प्रवेश कर सकती है और अलग अलग बीमारियां पैदा कर सकती है। तो पेट में ये बांधने को और यवागु और स्नेह यवागु का प्रयोग करवाना है। 5 से 7 दिन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग सूतिका चंक्रमणीय अध्याय यानी कश्यप के सूतिका चंक्रमणीय अध्याय के बारे में अगर इसमें डिटेल आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। सूतिका चंक्रमणीय अध्याय अकॉर्डिंग टू कश्यप संहिता में इन सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है, विस्तृत लिखा हुआ है। सूतिकावस्था का चिकित्सा सूत्र, तो सूतिकावस्था का चिकित्सा सूत्र यदि बात करें तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस दैट में अकर ड्यूरिंग द सूतिका पीरियड। जो सूतिका काल है यानी सूत का मतलब होता है बेटा, यानी बेटा का जो जन्म होने के बाद उसको सूतिकावस्था बोलते हैं, उसके पहले उसको गर्भणी बोलते हैं। तो सूतिकावस्था जो है में सबसे पहले कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू कश्यप संहिता 64 टाइप्स ऑफ डिजीजेस अकर्ड ड्यूरिंग सूतिकावस्था। तो 64 टाइप्स ऑफ डिजीजेस होती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। सूतिका रोगों की संख्या निर्धारित कर दी। दुष्ट प्रजातम आयाम, तो दुष्ट प्रजातम आमया संति चतुष्षष्टिर इति। सबसे पहला कौन है? योनि भ्रष्ट। लेकिन सबसे आपको डेंजरस पूछा जाए अब क्या नाम लेंगे? विच डिजीज ऑफ सूतिका इज मोस्ट डेंजरस? सर सूतिका ज्वर। हाँ, सूतिका ज्वर इज मोस्ट डेंजरस। ये जो है मोस्ट डेंजरस है। सूतिका ज्वर में ज्वर जो है सबसे मोस्ट डेंजरस थिंग है। अब इसकी चिकित्सा में यदि हम बात करें तो आपको उत्सादन, अभ्यंग स्नान और अन्नपान करना है। किस किस चीज का? प्राणिज, जीवनीय, ब्रिंगणी, मधुरगण। क्योंकि देखो इन रियलिटी इम्यूनिटी ऑफ सूतिका इज वेरी लो, इम्यूनिटी इज वेरी लो। और उसमें क्या करना है, उसमें जो भी रोग होगा वो बलवान हो जाएगा। रोग बलवान हो जाएगा तो कृच्छ साध्य या असाध्य में भी जा सकता है। तो हमें उसको जो है सूतिकावस्था में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मधुरगण की औषधियां, ब्रिंगणीय, जीवनीय, इम्यूनिटी बूस्टिंग या फिर ताकत बढ़ाने वाली औषधियां देनी है, वातहर औषधियां देनी है। और उसका क्या क्या देना है? उत्सादन, अभ्यंग स्नान और अन्नपान। बस इतनी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के बाद हमने यहाँ पर कुमार नामकरण, धात्री व्यवस्था, कुमारागार एवं कुमार परिचर्या।
तो सबसे पहले इसमें नामकरण के बारे में बताया जा रहा है। तो ये संस्कृत नामकरण विधि के अनुसार ही आपको नामकरण करना है। तो सबसे पहले ये याद कीजिए 10वें दिन पर नामकरण प्रक्रिया करानी है। कौन से दिन पर? 10वें दिन पर नामकरण करवाना है। और इस नाम की जो प्रक्रिया होगी वो संस्कृत धर्म विभाग के अनुसार होगी। पहला नाम नाक्षत्री होगा, वो किस नक्षत्र में पैदा हुआ है। दूसरा नाम अभिप्रायिक होगा। व्हाट डू यू मीन बाय अभिप्रायिक? तो अभिप्रायिक जो है ये ये जो है पीढ़ियों को दिखाता है। जैसे आप लोग साउथ में देखे होंगे, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है हमारे, तो उनका भी नाम एपीजे। किसी को पता हो तो बताओ एपीजे क्या हो है इसमें? एपीजे अब्दुल कलाम में जो एपीजे शब्द है ये अबुल पाकी जैनुलब्दीन इस तरह का कोई नाम है जो कि उनके एंसेस्ट्रल ओरिजिन है। तो अभिप्रायिक एंसेस्टर को दिखाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नाम में जो शब्द होंगे वो घोष, अवदान्त और उष्मांत होंगे। तो ये जी ए वी इसमें याद रखना है। नक्षत्र वाला जो है उसमें 2 वर्ड हो सकते हैं। तो ये दिस इज द जनरल नामकरण की प्रणाली किस प्रकार है, वो संस्कृत के ही नामकरण पे आधारित है। 2 विभाग में नाक्षत्रिक, अभिप्रायिक। अभिप्रायिक उसके एंसेस्ट्रल को दिखाता है, नाक्षत्रिक उसके नक्षत्र को दिखाता है। नक्षत्रिक में 2 से 4 हो सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं घोषांत, 3 पुस्तक, पिता, पितामह, प्रतिपितामह, सबका नाम उसी में रहेगा। तो इतना बड़ा नाम रखने की जो बात यहाँ पर रखी जा रही है। तो अब बात आ रही है कि उत्तम संतान कौन है? दीर्घायु बालक। तो दीर्घायु बालक, तो स्टार्ट करते हैं सिर से। सिर उत्तम होना चाहिए। सभी चीजें आप एक बार पढ़िएगा, लेकिन मैं कुछ विशेष बातें बता रहा हूँ। सिर थोड़ा देह से बड़ा होना चाहिए, देह के अनुसार ही बड़ा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो है बहुत बड़ा सिर है। एक बड़े सिर का रोग एक आता है बच्चों में, उसको क्या बोलते हैं? सिर इतना बड़ा हो। हाइड्रोसेफालस। हाँ, हाइड्रोसेफलस। बच्चा इतना छोटा रहता है और उसका सिर इतना बड़ा रहता है। बहुत दया आती है ऐसे बच्चों पर वार्ड में। बाकी इसकी चिकित्सा मूत्रल औषधियों से की जाती है। बाकी सिर बहुत बड़ा है तो दिक्कत है, लेकिन थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए। थोड़ा बड़ा होने से, नेचुरल बड़े होने से फायदा ये होता है कि उसके अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन की कैपेसिटी भी बड़ी रहती है, उसकी क्यूबिक कैपेसिटी भी बड़ी होती है बचपन से ही। तो ये एक अच्छा सिग्नल है। आगे देखिए ललाट। तो वह श्रेष्ठ होता है, चौड़ा, दृढ़, सम अभिव्यक्त, संखास्ती की संधियां, ऊर्ध्व व्यंजन तो से युक्त हो, ललाट में बली हो। तो अगर ललाट में बली है तो वो उत्तम है। अर्धचंद्राकार हो, अर्धचंद्राकार ललाट को बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखो नख, नाभि, कटी और उरु। कटी बस इतने तीनों को टिक कर लेना। नख जो है स्थिर गोलाकार चिकने ताम्र वर्ण के लाल, ऊंचे नीचे कछुए की खोपड़ी। ये जो कछुआ की खोपड़ी है इंपॉर्टेंट है। दक्षिण नाभि कैसी होनी चाहिए? उत्संग, दक्षिण पार्श्व से आवृत बना हुआ उत्संग होनी चाहिए। कटी क्या? हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कटी, कटी प्रदेश छाती की अपेक्षा तृतीयांश होना चाहिए। मतलब छाती जो है चौड़ी होनी चाहिए और जो नीचे वाला हिस्सा है वो तृतीयांश यानी 1/3 होना चाहिए। जैसे ये 1 है, ये 1/3 होना चाहिए। तो ऐसे बच्चे दीर्घायु होते हैं। अब बात आ रही है कि धात्री परीक्षा, यानी जो वहाँ पर नर्सें लगाई जाती हैं तो उसके बारे में। धात्री यानी वेट नर्स बोला जाता है धात्री को। तो इसमें जो है आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि श्याम धात्री होनी चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू चरक
समान वर्ण की धात्री होनी चाहिए। समान वर्ण माने अगर ब्राह्मण स्त्री है तो उसकी उसकी जो नर्स होगी वो भी ब्राह्मण ही होगी। और सुश्रुत ने बोला है श्याम, श्याम वर्ण की धात्री बेस्ट मानी जाती है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। ये देख लो, श्यामा आरोग्य बलवृद्धि बालस्य, सुश्रुत शारीर अध्याय 10। तो एक्सक्यूज मी जैसे सर ये वर्ण कॉम्प्लेक्शन है या कास्ट है? वर्ण ये जो सुश्रुत के लिए आपने कहा श्याम, पर श्याम तो ये कॉम्प्लेक्शन हुआ, तो वो ब्राह्मण तो वही जाति हुई। तो यहाँ पर दोनों की अलग अलग बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। जैसे मान लीजिए चरक है, तो चरक ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, देखो क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय, वैश्य के लिए वैश्य, शूद्र के लिए शूद्र रखा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सुश्रुत श्याम जो है मे बी कलर, कलर को दर्शाने के लिए यहाँ पर कलर ही है, ओके सर। क्योंकि कलर से ही हम जान सकते हैं कि क्या है, तो कलर ही रखा गया है, उसका कॉम्प्लेक्शन से ही होगा। आगे इसमें देख लीजिए, अगर अगर नहीं इसमें आ रहा हो तो अब सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 10 एक बार देखिएगा। वाग्भट जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि 2 धात्री होनी चाहिए, 2 धात्री मस्ट बी देयर। तो 2 धात्री वाग्भट ने बोला है। आगे बात हम लोग कर रहे हैं स्तन, स्तन से रिलेटेड बातें यहाँ पर बताई जा रही है। ना अति ऊर्ध्व ना अति लंबा, ना अति कृष्ण ना अति पीनो। तो अति कोई भी नहीं होना चाहिए, ना बड़ा ना छोटा ना पतला, कुछ भी अति में नहीं होना चाहिए। युक्त पिपीलिका यानी उसमें उसमें जो है पिपीलिका होनी चाहिए, स्तनचूचक जिसको बोला जाता है। सुख प्रपानो, तो ये जो है स्तन संपत्ति के लक्षण बताए गए हैं यहाँ पर। स्तन संपत्ति अगर नहीं है तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत यहाँ पर 2 रोग है, ये चरक का नहीं है, जो रोग बता रहा हूँ ये सुश्रुत का है। 2 रोग होते हैं। अगर अगर ऊर्ध्व स्तनी औरत है तो बच्चे को कराल रोग हो जाएगा। कराल रोग बोलते हैं दांत का बड़ा हो जाना। अब दांत का बड़ा हो जाना नहीं, दांत का बाहर की ओर आ जाना। कुछ बच्चों को देखे होंगे आप लोग, दांत बाहर की ओर ऐसे बाहर रहते हैं, तो उससे जो है परेशानी हो जाएगी भाई, दांत इस तरह हो गया। तो अगर ऊर्ध्व स्तनी है तो दांत जो है बाहर की, क्योंकि एक प्रेशर ग्रेडियंट उधर की ओर बना रहेगा तो दांत उधर ही मुड़ते चले जाएंगे। अगर लंबी स्तनी है तो बच्चे की सांस नली ही रोक सकती है, यानी नासिका मुख छादयित्वा। लंब स्तनी, बहुत लंब स्तनी की है तो पूरी तरह उसका मुख नासिका बंद हो जाएगा और वो मरण को प्राप्त हो सकता है। तो देयर आर 2 डिजीजेस दैट आर मेंशन्ड बाय आचार्य सुश्रुत, करालम और यहाँ मरण, मरण वाला जो है आच्छादन, नासिका मुख छादयित्वा। अब बात आ रही है दूध की श्रेष्ठता। तो दूध की परीक्षण किस प्रकार करते हैं? तो दूध की परीक्षण जो है करते हैं उसको पानी में मिलाकर। अगर उस दूध को पानी मिलाओ, अगर वो पानी में मिल जा रहा है, there is homogeneous composition formed in the water, then it is said to be pure in nature। तो होमोजीनस मिक्सचर बनना चाहिए पानी के अंदर, क्योंकि दूध में जब पानी मिलाओ और पानी अलग हो जाए दूध अलग हो जाए तो ये तो मिलावट का कोई रूप ही नहीं है। ऐसे तो लोग फंस जाते हैं, जो लोग इस बिजनेस में हैं वो लोग समझ सकते होंगे कि वो फंस सकते हैं। तो दूध हमेशा प्योर स्टेट को नापने के एक तरीके हैं, बाकी वर्ण गंध रस से भी पता लगा सकते हो, लेकिन बेस्ट मेथड इस तरह से। आचार्य सुश्रुत ने एक बात रखी है, शंख अवभाव, शंख अवभास्तु, यानी पानी में मिलाओगे तो वो शंख के आकार, मतलब शंख के आकार की नहीं, शंख के कलर की हो जाएगी। शंख आप लोग देखे होंगे मंदिरों में या पूजा में यूज होता है शंख, उस कलर का ये हो जाएगा। अब अशुद्ध के लक्षण, तो अशुद्ध के लक्षण वात पित्त कफ से रिलेटेड है और एकदम सिमिलर नेचर है। श्याम अरुण कसाय अनुसम वात के हैं, फेनिलम वात के हैं। पित्त के क्या है?
कृष्ण नीलपीत तिक्त कटु अनुरसम कुणपगंधी जो है पित्त का होता है, याद रखिएगा। कफ का क्या है? अत्यर्थ शुक्लम अति माधुर्यम उत्पोत्पन्नम लवण अनुरसम। तो ये जो लवण वाला कफ में है, ये एक विशेष बात है। कफ में लवण रस का अनुरस है। कटु का तो किसमें है? पित्त में है। कसाय अनुरस किसमें है? वात में। तो लवण अनुरस, मधुर अनुरस का नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। घृत तैल वसा मज्ज गंधानी, घृत तेल वसा मज्जा की गंध के समान होती है। अब पूछा जाए कि किसी स्त्री का दुग्ध जो है सड़े हुए मुर्दे के समान है, तो आप लोग बता सकते हो, तो बताइए वो किस दोष से पीड़ित है? पित्त। पित्त से है, क्योंकि कुणपगंधी पित्त का एक लक्षण है। क्षीर दोष की चिकित्सा में आपको यहाँ पर 4 रस बताए जाएंगे। तिक्त कसाय कटु मधुर रस। यहाँ पर एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, टीकाओं में मधुर रस को नहीं माना, टीकाओं में तिक्त कसाय कटु को ही माना है। अगर कोई पूछे कि कौन सा रस है, तो कसाय कटु, तिक्त कसाय कटु रस जो है यूज में लिए जाते हैं और उसी से इनकी चिकित्सा की जाती है। उस प्रकार की औषधियों से इसमें कराया जाता है। और मेनली स्तन्य शोधन महाकषाय का यूज किया जाता है। पाठा सुरदारू, पाठा सोंठ देवदारू, सुरदारू देवदारू का एक पर्याय है। नागरमोथा मूर्वा गुणीची इंद्रयव चिरायता कटुकी सारिमा। तो कौन से महाकषाय का? स्तन्य शोधन महाकषाय का यूज कर लो। दुग्ध उत्पादक द्रव्य में सारे मदिरा होते हैं, सीधु को छोड़कर। बेसिकली दुग्ध उत्पादन करना है तो उष्ण तीक्ष्ण नहीं हो तो ज्यादा बेटर है। मदिरा भी हो तो कोई कुछ भी हो, उष्ण तीक्ष्ण नहीं होनी चाहिए, वरना उत्पन्न नहीं होगा दुग्ध। तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। धात्री कर्म, धात्री कर्म में पूर्व धारण जो है, धात्री कर्म, जब धात्री अधिक मधुर शुद्ध दूध मिल जाए तो दूध पिलाने के पूर्व स्नान कर ले, अपने शरीर एवं स्तन मंडल पर चंदन का लेप कर ले। अरिष्ट वाट्य पुष्प, इसमें जो है को धात्री कर्म, तो दक्षिण स्तन से धारण हो रही है, अभी इसको अभी देख लेंगे बाद में। कुमार गार वर्णन, तो कुमार गार वर्णन के बारे में आचार्य सबसे पहले चरक ने बोला है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और वास्तुकला के जो है इंजीनियर्स लोग को ही बनाएंगे इसको। बाकी अगर वो क्षेत्र कैसा होना चाहिए? हिंसक पशुओं से आवृत नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। और उसमें जो है बालक के लिए योग्य सेनानी कक्ष बनाएंगे। धूपन द्रव्य, धूपन द्रव्य के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। हींग, गुगलू, यही सारी चीजें। मड़ियाँ और बच्चों के खिलौने, इंटरटेनमेंट ऑफ द बेबीज, ये सारी चीजें उसी में स्थित रहेंगी। एक पेज छूट गया है तो उसमें केवल एक चीज लिख लीजिएगा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को विशेष रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इस समय बच्चे किस चीज की प्राप्ति में लगे रहते हैं? धर्म और अर्थ। 16 साल तक बच्चे जो हैं धर्म और अर्थ की प्राप्ति में रत रहते हैं। 16 साल में ही आप लोग जो है 12th वगैरह पास करते हैं, और धर्म और अर्थ उसी से रिलेट करता है 12th पास आउट से। आगे बात कर रहे हैं हम लोग लास्ट में, ये जो है चरक शारीर की निरुक्ति यहाँ पर बता रही है। शरीरम चिंत्यते सर्वम दैव मानु संपदा, सर्वम एव तस्मात् शरीरम स्थानम उच्यते। तो ये इसका रेफरेंस चरक शारीर 8 में लिखा हुआ है कि शारीर स्थान क्यों सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर हमारा आज का अध्याय समाप्त होता है। इसको एक बार आप जरूर पढ़िएगा, पूरा चैप्टर पढ़िएगा, जो जो बताए गए पॉइंट उनको एक बार और अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्लास समाप्त होता है। किसी कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ सकता है।
ठीक है फिर यहाँ पर हम लोग क्लास स्टॉप करते हैं।